नमस्कार दोस्तों। आज हमारा ये चौथा लेक्चर है शिक्षा मनोविज्ञान का। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रमुख अवधारणा है उसके संबंध में चर्चा की, संरचनावाद क्या होता है ये जाना और प्रकारवाद क्या होता है ये जाना, अर्थात स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म पर हम चर्चा कर चुके हैं। आज का हमारा विषय बिहेवियरिज्म है। तो आज का ये वीडियो देखने से पहले आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे इस प्लेलिस्ट में जो प्रीवियस 3 वीडियोज़ हैं उनको आप देख लीजिए ताकि आज का वीडियो आपको इजीली समझ में आ सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लास्ट जो हमारा वीडियो रहा है, सेकंड लेक्चर में आपको दिखाई देगा कि स्ट्रक्चरलिज्म क्या है। इस संबंध में बहुत गहन चर्चा मैंने की है, प्रयास किया है कि आप में अवधारणा की स्पष्टीकरण हो सके। इसके पश्चात जो लेटेस्ट हमारा वीडियो था लेक्चर नंबर 3, उसमें हमने प्रकारवाद अर्थात फंक्शनलिज्म के संबंध में चर्चा की थी। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। आज हम व्यवहारवाद अर्थात बिहेवियरिज्म। देखिए, बिहेवियरिज्म बना हुआ है शब्द आपका बिहेवियर से। बिहेवियर क्या है? वो हर एक कार्य, वो हर एक कृत्य जो हम करते हैं। लेकिन जब भी हम व्यवहार की बात करते हैं तो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने, अलग अलग विद्वानों ने अपने मत दिए हैं। सामान्य परिभाषा में अगर हम व्यवहार को समझें तो वट एवर वी डू अगेंस्ट एनी स्टिमुलस, किसी भी उद्दीपन के अगेंस्ट कोई भी हम जो अनुक्रिया करते हैं वही हमारा व्यवहार है। अर्थात हमसे कोई अगर कोई बुरी बात करता है तो हमें गुस्सा आ जाता है या रोना आ जाता है। कोई हमारी तारीफ करता है तो हमें बहुत खुशी होती है और आत्मीयता का अनुभव होता है। तो ये जो घटनाएं हमारे सामने घटित होती हैं उनके आधार पर हमारे जो जेस्चर पॉस्चर्स होते हैं, जो हमारी फीलिंग्स होती हैं वो चेंज होने लगती हैं। तो यही व्यवहार है एक, अगर हम सामान्य परिभाषा में इसको समझें तो आइए जानते हैं व्यवहारवाद शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या स्थान रखता है और किस तरह से इसके जो प्रोफाउंडर हैं, जो प्रतिपादक हैं, जे.बी. वॉटसन, उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो बिहेवियरिज्म इज प्रोफाउंडेड बाय और इंट्रोड्यूस्ड बाय जे.बी. वॉटसन, which is contrary to structuralism and functionalism, as consciousness cannot be proved by scientific test. जे.बी. वॉटसन ने ये ऑब्जर्व किया, ये स्टडी किया, शोध किया और ये जाना कि भाई जो स्ट्रक्चरलिज्म में यानी कि संरचनावाद में और प्रकारवाद में जितनी भी बातें कही गई, जो अवधारणाएं प्रस्तुत की गई, वे अवधारणाएं कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ऑब्जेक्टिविटी को एडॉप्ट नहीं कर रही हैं। ऑब्जेक्टिविटी मतलब जब भी हम साइंस की बात करते हैं तो साइंस सार्वभौमिक होती है, आप ये सब जानते हैं। अर्थात अगर सूर्य है और मैं ये कहता हूँ कि सूर्य से प्रकाश मिलता है तो वो पूरे ब्रह्मांड में जहाँ जहाँ सूर्य की रोशनी आती है वहाँ वहाँ प्रकाश मिलेगा। अगर मैं ये कहता हूँ कि सूर्य जब अस्त हो जाता है तो अंधेरा होता है, तो फिर वो विश्व के हर कोने में अंधेरा होगा। ये है आपकी साइंटिफिक अप्रोच यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जिसमें हम ये पाते हैं कि एक घटना के होने पर जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो सार्वभौमिक रूप से प्रत्येक जगह पर होते हैं। लेकिन अभी तक जो स्ट्रक्चरलिज्म, संरचनावाद और फंक्शनलिज्म, प्रकारवाद में जो बातें कही गई वो बातें हुई आपकी चेतना के आधार पर। चेतना क्या है? वो एक व्यक्ति विशेष तक ही सीमित है। एक व्यक्ति के मस्तिष्क में क्या बातें चल रही हैं, वो क्या सोच रहा है, क्या उसके चेतनावस्था में विचार उत्पन्न हो रहे हैं, ये व्यक्ति तक सीमित होता है, ये सामने वाला नहीं पहचान सकता। इसीलिए इसको सब्जेक्टिव कहा गया है। और आपको ये मैंने बताया था जब हम स्ट्रक्चरलिज्म पढ़ रहे थे कि व्यक्तित्व मापन या फिर साइकोलॉजी के टेस्ट के लिए स्ट्रक्चरलिज्म में इंट्रोस्पेक्शन विधि का प्रयोग किया गया। इंट्रोस्पेक्शन विधि में व्यक्ति द्वारा अपने विचारों को, अपने भावों को स्वयं प्रकट किया जाता है। और क्योंकि स्वयं प्रकट किया जा रहा है तो उसमें तथ्य सत्य हो भी सकते हैं और नहीं भी। क्योंकि हम सभी जानते हैं जब अगर मैं आपसे पूछता हूँ आपके व्यवहार के संबंध में तो निश्चित रूप से आप अपनी बातों को कहीं ना कहीं इस प्रकार से प्रस्तुत करोगे कि सामने वाले को वो पसंद आए। मतलब वही कि अंदर हमारे कुछ और है और हम प्रस्तुत कुछ और कर रहे हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है कि ये एक विषयनिष्ठ विषय बन गया और वस्तुनिष्ठता इससे कहीं दूर चली गई। और चूंकि एक साइंस के लिए ऑब्जेक्टिविटी का होना बहुत आवश्यक है और यही कारण है कि जे.बी. वॉटसन ने
स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म दोनों को ही एक साइंटिफिक अप्रोच मानने से मना कर दिया। तो फिर जो इन्होंने प्रस्तुत किया अवधारणा वो क्या है देख लेते हैं। ही फोकस्ड ऑन ओनली ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। इन्होंने केवल ऐसे व्यवहार पर फोकस करने के लिए कहा कि जिसका हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। अर्थात अगर मैं किसी व्यक्ति से उसके मन के विचार जानने का प्रयास करता हूँ तो वो झूठ बोल सकता है, तो मैं कैसे ये मानूं कि वो सही है या गलत है। तो इसके लिए मेरा ऑब्जर्वेशन कीन होना चाहिए। अर्थात जैसे कि फीलिंग ऑफ फियर, डर की भावना। भाई मैंने आपके सामने एक रबड़ का सांप रख दिया, आपको डर लगा नहीं, और मैंने बोला देखा सांप था, आपको डर लगा, तो आपने बोल दिया हाँ। आपने झूठ बोला हाँ, ठीक है। तो इस प्रकार से जो मेरा इंस्पेक्शन है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, मेरा जो अध्ययन है, जो मापन है, वो कहीं ना कहीं कुछ गलत हो जाएगा, क्योंकि आपके अंदर की जो फीलिंग है वो कुछ और है, लेकिन आप प्रस्तुत कुछ और कर रहे हैं। तो होता क्या है, जे.बी. वॉटसन का ये मानना था कि यदि कोई भी फीलिंग हमारे अंदर डेवलप हो रही है तो उसको हम किसी व्यक्ति विशेष से पूछ करके ही ना मेजर करें, अपितु हम जो बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में उसके आधार पर उसकी जांच करें। जैसे कि अगर डर लगता है तो क्या होता है, हार्ट रेट चेंज हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और जो चेहरे के भाव होते हैं वो हमारे चेंज हो जाते हैं। मैं एक छोटे से उदाहरण से आपको बहुत क्लियर करना चाहूँगा। देखिए, डर तो एक छिपकली को देख के भी लगता है, डर एक सांप को देख करके भी लगता है, डर आपकी तरफ आते हुए एक सांड को देख के भी लगता है, और डर अगर आपके सामने कोई बाघ आ जाए, टाइगर या शेर आ जाए, तब भी लगता है। तो ये जो चारों ही मैंने आपको कारक बताए डर के, उन सभी के अगेंस्ट जो आपको डर लग रहा है, जो फीलिंग ऑफ फियर आपका है, वो अलग अलग है। छिपकली को देख के उतना डर नहीं लगेगा जितना सांप को देख के लगेगा, सांप को देख के उतना डर नहीं लगेगा जितना एक सांड आपकी ओर को दौड़ते हुए आ रहा है उसको देख के लगेगा। और अंततः बाघ या शेर आपके सामने आए, वो जो फीलिंग है डर की, वो तो एक अंतिम सत्य है, वो तो हमें अभी तक आज तक ये बोध ही नहीं हुआ है कि कैसा वो डर होता होगा। तो हर किसी में देखिए आप, जो हार्ट रेट है वो आपकी डिफरेंट तरीके से वर्क करती है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा डर लगता है, एक्सट्रीम फीलिंग ऑफ फियर है, तो हार्ट रेट बहुत ज़्यादा हो जाएगी आपकी, हो सकता है हार्ट अटैक आ जाए, कई लोगों को आता भी है। ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, चेहरे के हाव भाव बहुत ज़्यादा चेंज हो सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से जितनी भी हमारी फीलिंग्स होती हैं, जितने भी हमारे विचार उत्पन्न होते हैं मस्तिष्क में, उनके आधार पर हमारे जो बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं उनको हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। इस बात को हम नहीं नकार सकते। इसीलिए व्यवहारवाद को एक बहुत अच्छा और साइंटिफिक अप्रोच माना गया है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, बिहेवियरिज्म इज कंट्रोल्ड बाय एनवायरमेंटल फोर्सेस। और जे.बी. वॉटसन का ये मानना था, या व्यवहारवादी का ये मानना था कि जो वातावरण के जो घटक होते हैं उनसे हम व्यवहार को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके सामने सांप आएगा, डर लग जाएगा, लेकिन वहीं पर अगर आपके सामने कोई आपके पसंद की कोई वस्तु आ जाए, अगर आपको खाने में कोई चीज़ पसंद है तो वो आ जाए, ठीक है, अगर आपको खेलना पसंद है तो खेल की वस्तु आपके सामने आ जाए, तो उसके कारण जो आपके अंदर जो परिवर्तन होगा, जो फीलिंग आएगी, वो एक हैप्पीनेस की हो जाएगी, ठीक है। तो वातावरण के जो घटक हैं उनके आधार पर आपका जो फीलिंग है, आपका जो बिहेवियर है, वो चेंज होता जा रहा है। कोई आपसे अपशब्द कहेगा, आपको बहुत गुस्सा आएगा, लेकिन वहीं कोई आपसे बहुत मीठी बात करेगा तो आपको प्रसन्नता होगी, और दोनों में ही आपके चेहरे के जो एक्सप्रेशन है वो चेंज रहते हैं। और आप इसीलिए किसी दूसरे व्यक्ति का चेहरा देख करके ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये व्यक्ति गुस्से में है या नहीं है, ये व्यक्ति संतुष्ट है या नहीं है, ठीक है ना। स्टिमुलस रिस्पॉन्स, इसके अंदर रिलेशन रहता है इनके बीच में कि जो भी घटक होगा सामने उसको हम स्टिमुलस बोल देंगे, और जो हमारी अनुक्रिया होने वाली होगी उसके अगेंस्ट उसको हम रिस्पॉन्स बोलेंगे। हमें अभी बिहेवियरिज्म का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, इसके आगे की क्लासेस में हम इसको बहुत गहनता से जानेंगे, तो अभी हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे। देखिए, बिहेवियरिज्म की बहुत सारी शाखाएं हैं। वैसे इसमें एक पर्पसिव बिहेवियरिज्म जो है टॉलमैन द्वारा दिया गया है, रेडिकल बिहेवियरिज्म B.F. स्किनर द्वारा दिया गया है, और वहीं न्यूरोसाइकोलॉजी ये दी गई है, फिजियोलॉजी दी गई है आपकी लेस्ली द्वारा। तो बिहेवियरिज्म को भी जो इनके फॉलोवर रहे हैं उन्होंने अपने अपने स्तर से अध्ययन किया है, ठीक है। तो धन्यवाद।